देखिए ये क्लास 12 की वैसे तो फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स के 12th के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम देने वाले हो फिजिक्स के, तो फिजिक्स में जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके बारे में हम बात करेंगे। परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, ये हमारा फिजिक्स का लेसन है। लेकिन अगर आप क्लास 11 के हैं और केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए भी ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये परमाणुओं के बारे में हम बात करेंगे और इसमें जो भी कंटेंट बताएंगे वो सब 11th के परमाणु संरचना में भी दिए गए हैं, तो दोनों के लिए क्लास है। तो इसमें जो है आज हम बात करेंगे परमाणु संरचना सबसे पहले दिया है, यानी परमाणु संरचना क्या होते हैं। तो देखिए परमाणु संरचना, परमाणु जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो द्रव्य होते हैं, पदार्थ होते हैं, पदार्थ विभिन्न जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं इन छोटे कणों को हम जो है परमाणु कहते हैं। परमाणु जो होते हैं, पहले तो यह माना जाता था कि परमाणु जो है को विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब जो है परमाणु को ये माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी और अस्थायी कणों में जो है विघटित किया जा सकता है। परमाणु जो होते हैं अस्थायी और अस्थायी कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेन है, इन्हीं के बारे में लोग पढ़ते हैं। बाकी एंटी प्रोटॉन, मेजॉन, पाइजॉन ये सब जो है अस्थायी कण होते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। पहले हम जो काम की बात पढ़ेंगे वो है रुदरफोर्ड का मॉडल क्या था। सबसे पहले रुदरफोर्ड के बारे में जानेंगे। रुदरफोर्ड अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑफ scattering of a particle, ये हमारी हेडिंग है। रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इस पर हम बात करें। देखो अगर हम बात करें रुदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो देखो रुदरफोर्ड जो थे इन्होंने जो हमारा स्वर्ण होते हैं, सोना जो धातु है, तो धातु के पत्रों पर जो है इन्होंने क्या किया कि जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन होते हैं? देखो रेडियो एक्टिव वे पदार्थ होते हैं जो हमेशा अपने में से रेडिएशन निकालते रहते। क्या करते हैं? रेडिएशन निकालते रहते, जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें जो है उत्सर्जित होती रहती। तो जिनमें से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं उन्हें हम रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो अब वह पदार्थ यानी जो अपने में से हमेशा अल्फा बीटा गामा या रेडिएशन निकालते हैं उन्हें रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रुदरफोर्ड ने क्या किया कि जो धातु की पन्नी थी, धातु के पत्रों पर, अब जैसे सोना धातु लिया था तो स्वर्ण के पत्रों पर इन्होंने क्या किया कि जो रेडियोएक्टिव पदार्थों से प्राप्त अल्फा कण, अब हमने कहा ना कि रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा कण, अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करते हैं, तो उससे जो इन्होंने अल्फा कण प्राप्त किया उन अल्फा कणों को जो है धातु के पत्रों पर प्रवाहित किया और प्रवाहित करने के पश्चात निम्न निष्कर्ष निकाले। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? देखो ये है, मान लीजिए ये एक डायग्राम है इनका कि ये अल्फा कण है और ये जो है नाभिक है, ये बीच का भाग है जो धनावेशित कणों का बना है और ये बाहर का इसका क्षेत्रफल। उन्होंने क्या देखा, जब धातु के पत्रों पर और उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने ये देखा कि बहुत किरणें ऐसी होती हैं जो अपने मार्ग में सीधे निकल जाती है। तो सीधे निकल जाती हैं तो जाहिर सी बात है वो ऋणावेशित भाग होगा। यस भाई, अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित कण होते हैं। कैसा होते हैं? धनावेशित कण होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऋण वाले क्षेत्र में जब गुजरेंगे तो सीधे निकल जाएगा, उनमें कोई टकराव नहीं आएगा। तो बहुत सारे अल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। पहली बात तो ये इन्होंने देखा, तो इससे ये पता लगाया कि हाँ बाहर वाला भाग जो है ज्यादा से ज्यादा भाग जो है रिक्त होता है, ठीक, जो ऋणावेशित कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, दूसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा कि कुछ किरणें जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाती। तो इससे ये पता चला कि कुछ भाग जो है लगता है धनात्मक है, यानी कुछ भाग जो है मध्य का कुछ धनात्मक है जो अल्फा कणों को अपने मार्ग से विचलित कर दे। अब भाई ये अल्फा कण धनात्मक कण है
अब जब जाएगा धन धन सामने आएगा तो टकराएगा नहीं, तो टकराएगा तो जाहिर सी बात है उसके रास्ते से अरे ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इसका जो झटका लगेगा तो किनारे कर देगा ये। तो ये कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जाते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। तो इससे ये पता चला कि मध्य का भाग जो है, मध्यस्थ का भाग जो होता है वो थोड़ा जो है धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बहुत कम अल्फा कण ऐसी हैं जो जाती है और उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बीच वाला भाग है यानी एकदम नाभिक के मध्य का भाग है, परमाणु के बीच का भाग होता है, वो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है जो अल्फा कणों को पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटा देता है। समझ में आया नहीं? तो ये रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है और इन्होंने इससे 3 निष्कर्ष निकाले। हेडिंग है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ऑफ एटम। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करें तो 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसी के आधार पर इन्होंने अपना मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जिसके इनके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान यानी इनका जो कोई भी परमाणु होता है उसका जो पूरा द्रव्यमान होता है किसका, परमाणु का, वो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर, भाई इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, तो इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़कर तथा समस्त धन आवेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर की कोट की त्रिज्या में नाभिक के संकेंद्रित रहता है। यानी परमाणु का समस्त द्रव्यमान जो होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को छोड़ दे तो वह परमाणु के बीच में नाभिक में जो है 10⁻⁻15 मीटर कोट की त्रिज्या में जो है वह संकेंद्रित यानी उसी में जो है बीच में व्यवस्थित रहता है। आगे कहा नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर की कोट की त्रिज्या की खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं और उन्होंने बताया कि 10⁻10 मीटर की कोट में त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन जो है वितरित रहते हैं यानी फैले रहते हैं, जिनका कुल ऋण आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। यानी जितना ऋण आवेश होता है उतना लगभग नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। रदरफोर्ड ने यह परिकल्पना की कि ये इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं है और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, हमेशा जो है निरंतर जो है गति करते रहते हैं, बल्कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग जो है घूमते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो है इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होते हैं। यानी जो घूमने का बात है ये इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा कहाँ मिलती है, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के द्वारा जो है प्राप्त होती है। अब ये रदरफोर्ड के मॉडल में 2 कमियां पाई गई। पहली कमियां क्या पाई गई? पहली कमियां ये है कि परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में, यानी इनका ये जो परमाणु है इन्होंने जो मॉडल बताया है ये इसके अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। क्या नहीं कर पाए? देखिए इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा कि ये जो है परमाणु का बीच है, ये परमाणु का बीच की जो त्रिज्या है 10⁻⁻15 मीटर की कोट की है और इसमें समस्त धन आवेश जो है केंद्रित रहता है और इसके बाहर की ये जो बाकी क्षेत्र है ये जो है 10⁻10 मीटर की कोट में जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश वाले जो है ये चक्कर लगाते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग जो है चक्कर लगाते हैं। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये है नाभिक और यहां से ये चक्कर लगाना स्टार्ट करता है, तो जाहिर सी बात है इसके पास जो ऊर्जा होगी चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाएगा, जब एक चक्कर लगाएगा तो निश्चित है उसकी कुछ ऊर्जा ह्रास होगी। अरे क्यों दौड़ना शुरू करे तो पहले दौड़े तो एनर्जी ज्यादा नहीं, ज्यादा तेज दौड़े और जब यह राउंड लगाए के आए तो क्या एनर्जी कुछ कम होगी ना, तो एनर्जी कम होगी तो उसकी त्रिज्या भी घट जाएगी, तो ये क्या करेगा कुछ ना कुछ इसकी त्रिज्या घट जाएगी
और जैसे जैसे ये चक्कर लगाएगा वैसे वैसे इसकी त्रिज्या घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि वो धन आवेश से टकरा जाएगा और एक समय ऐसा आएगा उसकी एनर्जी घट जाएगी और एनर्जी जब कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो नाभिक से टकरा जाएगा, धन आवेश से टकराएगा और फिर नाभिक को ही नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार ये परमाणु की स्थायित्व के संबंध में जो है इनकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी। और दूसरा ये था कि रेखीय स्पेक्ट्रम व्याख्या के संबंध में देखिए, अब जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए हमेशा संगत रेखाएं जो है उत्सर्जित होनी चाहिए, परमाणु है कुछ ना कुछ इसमें उत्सर्जन होना चाहिए। तो अब किसका उत्सर्जन होना चाहिए, कौन सी किरण का उत्सर्जन होना चाहिए जिससे इसमें कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो इन सब के बारे में इनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। वही लिखा हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक संभव तरंग की संगत रेखाएं होनी चाहिए, हर एक तरंग की एक अपनी एक निश्चित रेखा होनी चाहिए। तो इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी। तो ये दो कमियां इनके परमाणु में देखने को मिलती है। समझ में आया इतना? चलो इतना कर लो, बाकी अगले क्लास